कहानी की शुरुआत बेन और लोरा से होती है, जो अपनी शादी की सालगिरह को खास बनाने के लिए समुद्र की यात्रा पर निकलते हैं। दोनों शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर कुछ शांत पल बिताना चाहते हैं। इसी वजह से वे अपनी नाव लेकर खुले समुद्र की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहां सिर्फ वे दोनों हों और चारों तरफ गहरा सन्नाटा। शुरुआत में सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है। मौसम बिल्कुल साफ होता है, समुद्र शांत रहता है और दोनों इस सफर को खुलकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लोरा की नजर दूर समुद्र के बीच मौजूद एक रहस्यमयी और खूबसूरत द्वीप पर पड़ती है। बाहर से वह जगह बेहद शांत और अनछुई दिखाई देती है। लोरा वहां रुकने की जिद करती है। बेन को वह जगह थोड़ी अजीब महसूस होती है, जैसे अंदर कहीं कोई खतरा छिपा हो, लेकिन वह लोरा का दिल नहीं तोड़ना चाहता। इसलिए दोनों अपनी बड़ी नाव को दूर रोककर एक छोटी रबर बोट के जरिए उस द्वीप की तरफ बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे वहां पहुंचते हैं, माहौल पूरी तरह बदल जाता है। बाहर से खूबसूरत दिखने वाला वह द्वीप अंदर से वीरान और डरावना होता है। चारों तरफ कीचड़, टूटी जमीन और अजीब सी खामोशी फैली होती है। वहां न किसी इंसान का निशान होता है और ना ही कोई आवाज। थोड़ी दूर उन्हें एक पुरानी झोपड़ी दिखाई देती है। दोनों उम्मीद करते हैं कि शायद वहां कोई रहता हो, लेकिन काफी तलाश के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिलता। बेन वापस लौटने की बात करता है, मगर लोरा थोड़ी और खोजबीन करना चाहती है। आगे बढ़ने पर उन्हें जंग लगी मशीनें और पुराने उपकरण दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कई साल पहले यहाँ कोई रिसर्च या वैज्ञानिक काम हुआ करता था, लेकिन अब सब कुछ छोड़ दिया गया हो। काफी देर घूमने के बाद दोनों आराम करने बैठते हैं। तभी बेन की नजर आसमान पर जाती है और वह देखता है कि मौसम तेजी से बदल रहा है। काले बादल पूरे आसमान को ढकने लगते हैं। बेन समझ जाता है कि बड़ा तूफान आने वाला है। दोनों तुरंत अपनी छोटी नाव की तरफ भागते हैं ताकि बड़ी नाव तक पहुंच सकें, लेकिन इससे पहले कि वे वहां पहुंच पाते, समुद्र बेकाबू हो जाता है। विशाल लहरें उनकी नाव से टकराने लगती हैं और कुछ ही पलों में नाव पलट जाती है। दोनों बर्फ जैसे ठंडे पानी में गिर जाते हैं। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता, इसलिए वे वापस उसी द्वीप की तरफ तैरने लगते हैं। जब तक वे किनारे पर पहुंचते हैं, उनकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। ठंड और डर से उनके शरीर कांप रहे होते हैं। द्वीप पर उन्हें कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलती। किसी तरह वे आग जलाकर रात गुजारते हैं। पूरी रात उनके लिए सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश बनकर रह जाती है। अगली सुबह हालात और ज्यादा खराब हो जाते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी नाव पूरी तरह गायब हो चुकी होती है। लोरा बेन से पूछती है कि क्या उसने नाव ठीक से नहीं बांधी थी, लेकिन बेन को पूरा यकीन होता है कि उसने सब सही किया था। अब उन्हें समझ आ जाता है कि तूफान उनकी नाव को बहाकर ले गया है। उम्मीद में दोनों द्वीप की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ते हैं ताकि शायद दूर कहीं अपनी नाव दिखाई दे जाए, लेकिन चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र होता है। उसी पल उन्हें एहसास होता है कि वे इस सुनसान द्वीप पर पूरी तरह फंस चुके हैं। न कोई मदद, न कोई इंसान और न ही बाहर निकलने का आसान रास्ता। तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी छोटी नाव का ईंधन भी खत्म हो चुका है। यानी अगर वे यहाँ से निकलने की कोशिश करें भी तो उन्हें सिर्फ चप्पुओं के सहारे जाना होगा, जो इस खतरनाक समुद्र में लगभग नामुमकिन लगता है। धीरे धीरे भूख और प्यास उन्हें कमजोर करने लगती है। दोनों पूरे द्वीप में खाने और पानी की तलाश शुरू करते हैं। काफी खोजबीन के बाद उन्हें मीठे पानी का एक स्रोत मिल जाता है। यह उनके लिए राहत की सबसे बड़ी खबर होती है। वे पानी पीते हैं, बर्तनों में भरते हैं और तूफान के बाद पहली बार थोड़ा सुकून महसूस करते हैं। लेकिन सिर्फ पानी से जिंदगी नहीं चल सकती थी। खाने के लिए वे पत्तों और जो भी थोड़ा बहुत मिल सके उसी से पेट भरने की कोशिश करते हैं। उनके पास ना फोन होता है, ना रेडियो और ना ही दुनिया से संपर्क करने का कोई तरीका। इसलिए वे जमीन पर बड़ा सा SOS साइन बनाते हैं ताकि अगर कोई जहाज या हेलीकॉप्टर ऊपर से गुजरे तो शायद उन्हें देख सके। दिन गुजरते जाते हैं और उनका संघर्ष उनकी रोजमर्रा की जिंदगी बन जाता है। वे पुरानी मशीनों और टूटे सामान से एक छोटा सा ठिकाना बना लेते हैं। हर दिन सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह जिंदा रहना। लेकिन असली झटका उन्हें तब लगता है जब उन्हें द्वीप पर 3 कब्रें दिखाई देती हैं। इसका मतलब साफ होता है कि उनसे पहले भी कुछ लोग यहाँ फंस चुके थे और शायद कभी वापस नहीं जा पाए। यह सच लोरा को अंदर से तोड़ देता है। उसकी उम्मीद खत्म होने लगती है, जबकि बेन लगातार उसे हिम्मत देता रहता है कि किसी दिन मदद जरूर आएगी। लगातार भूखे रहने की वजह से लोरा की हालत खराब होने लगती है। कमजोरी इतनी बढ़ जाती है कि एक दिन वह अचानक गिर पड़ती है। बेन उसे संभाल कर उनके ठिकाने तक लाता है, लेकिन वह खुद को पूरी तरह लाचार महसूस करता है। अगली सुबह लोरा का नजरिया बदल चुका होता है। वह साफ कहती है कि अब सिर्फ इंतजार करके वे नहीं बच सकते। अगर जिंदा रहना है तो उन्हें खुद कुछ करना होगा। यहीं से उनका संघर्ष और भी कठिन हो जाता है। लोरा लकड़ियों को तेज बनाना शुरू करती है। अब वे शिकार करने का फैसला कर चुके होते हैं। कुछ समय बाद दोनों अपनी छोटी नाव लेकर द्वीप के दूसरे हिस्से में पहुंचते हैं। वहां उन्हें बहुत समय बाद जिंदगी की एक निशानी दिखाई देती है, पेंगुइनों का झुंड। लोरा कुछ पल के लिए रुक जाती है। उसकी आंखों में दर्द और मजबूरी साफ दिखाई देती है। उसने शायद कभी किसी जानवर को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन अब हालात बदल चुके होते हैं। यह सिर्फ खाना नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत की लड़ाई बन चुकी होती है। भारी दिल और आंखों में आंसू लिए दोनों आखिरकार शिकार करते हैं। कई दिनों बाद उन्हें पहली बार पेट भरकर खाना मिलता है। धीरे धीरे उनकी जिंदगी थोड़ी संभलने लगती है।
अब उनके पास पानी भी होता है और खाने का इंतजाम भी। समय के साथ वे उस सुनसान द्वीप पर जीना सीखने लगते हैं, लेकिन एक चीज अब भी उनके पास नहीं होती, वहां से निकलने का कोई रास्ता। हर दिन वे समुद्र किनारे जाकर दूर तक नजरें दौड़ाते रहते हैं। उन्हें उम्मीद होती है कि शायद कोई जहाज दिखाई दे जाए या किसी इंसान का कोई निशान मिल जाए, लेकिन हर शाम उन्हें निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। दिन गुजरते हैं, फिर हफ्ते, और देखते ही देखते कई महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन सब कुछ फिर बदल जाता है। जब वे हमेशा की तरह शिकार करने जाते हैं तो वहां एक भी पेंगुइन नहीं होता। पूरा इलाका खाली पड़ा होता है। उनका सबसे बड़ा सहारा अचानक खत्म हो चुका होता है। लोरा के चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि अब उसकी उम्मीद टूट चुकी है। उसे वह पहला दिन याद आता है जब वे इस द्वीप पर फंसे थे। अब उसे लगने लगता है कि वे फिर उसी डर और बेबसी की शुरुआत पर लौट आए हैं। इस बार वह फैसला कर लेती है। वह बेन से कहती है कि अब उन्हें छोटी नाव लेकर समुद्र में निकल जाना चाहिए। शायद किस्मत उनका साथ दे और कोई उन्हें देख ले। लेकिन बेन तुरंत इस बात का विरोध करता है। वह समझाता है कि खुले समुद्र में उनके पास ना दिशा होगी, न सुरक्षा, और ना ही बचने की कोई गारंटी। कम से कम इस द्वीप पर उनके पास पानी तो है। लेकिन लोरा उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। वह कहती है कि अगर धीरे धीरे यहीं मरना है तो ऐसी सुरक्षा का कोई मतलब नहीं। इसी बात से दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगता है। रात में उनकी बहस जारी रहती है कि तभी अचानक दूर समुद्र में एक रोशनी दिखाई देती है। दोनों तुरंत बाहर भागते हैं। कुछ ही सेकंड में उन्हें एहसास होता है कि वह एक असली जहाज है। उस पल उनकी सारी थकान और डर जैसे गायब हो जाता है। दोनों तेजी से समुद्र किनारे की तरफ भागते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं, हाथ हिलाते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि जहाज उन्हें देख ले। लेकिन जहाज बहुत दूर होता है। उनकी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पाती। धीरे धीरे जहाज आगे बढ़ने लगता है और तभी बेन को महसूस होता है कि शायद यही उनका आखिरी मौका है। वह बिना समय गंवाए छोटी नाव की तरफ भागता है। जितना थोड़ा बहुत ईंधन बचा होता है वह सब नाव में डाल देता है और इंजन चालू करके सीधे जहाज की तरफ निकल पड़ता है। लोरा घबरा जाती है। वह उसे रोकने की कोशिश करती है और चिल्लाकर कहती है कि इतना ईंधन काफी नहीं होगा। लेकिन बेन कुछ नहीं सुनता। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर अभी कोशिश नहीं की तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। कुछ ही देर में वह अंधेरे समुद्र में दूर गायब हो जाता है और लोरा किनारे पर खड़ी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। समय गुजरता है और वही होता है जिसका डर लोरा को था। बीच समुद्र में नाव का ईंधन खत्म हो जाता है। नाव रुक जाती है। बेन जहाज के काफी करीब पहुंच चुका होता है, लेकिन इतना नहीं कि कोई उसे देख सके। जहाज धीरे धीरे दूर चला जाता है और उसके साथ उनकी उम्मीद भी। द्वीप पर लोरा लगातार उसका इंतजार करती रहती है। एक दिन गुजरता है, फिर दूसरा, लेकिन बेन वापस नहीं लौटता। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगता है कि शायद अब वह कभी वापस नहीं आएगा। यह सोच उसे अंदर तक तोड़ देती है। अब वह सच में अकेली रह जाती है, लेकिन इसके बावजूद वह हार नहीं मानती। वह जानती है कि अगर उसने उम्मीद छोड़ दी तो सब खत्म हो जाएगा। कुछ और दिन गुजरते हैं। फिर एक सुबह अचानक दरवाजे पर दस्तक होती है। पहले तो लोरा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वह धीरे से दरवाजा खोलती है और सामने बेन खड़ा होता है। वह जिंदा होता है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब होती है। उसका शरीर घावों से भरा होता है और उसका पैर बुरी तरह जख्मी हो चुका होता है। लोरा उसे देखकर हैरान रह जाती है। दर्द से तड़पते हुए बेन बताता है कि वह जहाज तक कभी पहुंच ही नहीं पाया। ईंधन खत्म होने के बाद समुद्र की लहरों ने उसकी नाव को चट्टानों से टकरा दिया। नाव टूट गई और उसका पैर बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पूरे 4 दिनों तक वह खुद को घसीटता रहा, कभी रेंग कर, कभी रुक कर, लेकिन किसी तरह वापस लौट आया। अब उसकी हालत बेहद गंभीर होती है। लगातार खून बहने की वजह से वह कमजोर पड़ चुका होता है। वहां ना कोई डॉक्टर होता है और ना ही कोई दवाई। ऐसे में लोरा खुद हिम्मत जुटाती है और उसके घाव को सिलने का फैसला करती है। दर्द इतना भयानक होता है कि बेन तुरंत बेहोश हो जाता है। यहीं से उनकी जिंदगी फिर बदल जाती है। अब बेन की जिंदगी पूरी तरह लोरा के भरोसे होती है। लोरा हर दिन उसकी देखभाल करती है। वह खाना ढूंढती है, पानी लाती है और उसे जिंदा रखने की पूरी कोशिश करती है। धीरे धीरे बेन की हालत सुधरने लगती है। समय बीतता रहता है। 1 महीने से भी ज्यादा गुजर जाता है, लेकिन वे अब भी उसी द्वीप पर फंसे रहते हैं और लगातार जिंदा रहने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। लेकिन तभी एक नया खतरा सामने आता है। सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है। हवाएं बेहद ठंडी हो जाती हैं और पूरा द्वीप जमने लगता है। लोरा समझ जाती है कि अगर वे यहां और रुके तो ठंड उन्हें खत्म कर देगी। इसलिए वह फैसला करती है कि अब उन्हें किसी भी हालत में यहां से निकलना होगा। मगर बेन अब भी बहुत कमजोर होता है। वह कहता है कि वह इतना लंबा सफर नहीं कर पाएगा। लोरा उसकी बात सुनती है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपना फैसला पहले ही कर चुकी होती है। वह समझ जाती है कि अब सिर्फ इंतजार करने से कुछ नहीं बदलने वाला। इसलिए वह अकेले निकलने का निर्णय लेती है। बिना किसी शोर के वह चुपचाप तैयारी शुरू करती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि शायद यह उसकी आखिरी कोशिश साबित हो। वह बचा हुआ थोड़ा सा खाना और पानी इकट्ठा करती है और कुछ सामान बेन के लिए छोड़ देती है, ताकि उसके पास भी जिंदा रहने का सहारा रहे। फिर बिना कुछ कहे वह अकेली सफर पर निकल पड़ती है।
उसके पास ना कोई साफ रास्ता होता है और ना ही इस बात की गारंटी कि उसे मदद मिलेगी। उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी तरह मदद ढूंढना। लेकिन सफर शुरू होते ही मुश्किलें उसका इंतजार कर रही होती हैं। ठंड इतनी खतरनाक होती है कि हर कदम के साथ उसका शरीर कमजोर पड़ने लगता है। पहला दिन गुजर जाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरा दिन भी उम्मीद के बिना बीत जाता है। तीसरे दिन तक उसकी हालत बेहद खराब हो जाती है। वह पूरी तरह टूटने लगती है। आखिरकार एक वक्त ऐसा आता है जब वह बर्फ में गिर जाती है और उठ भी नहीं पाती। उस पल ऐसा लगता है जैसे अब सब खत्म हो चुका हो। वह बर्फ पर पड़ी आसमान को खाली नजरों से देखती रहती है, मानो अब आगे कोई रास्ता बचा ही ना हो। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आता है, अगर वह यहाँ हार मान गई तो बेन भी नहीं बच पाएगा। यही सोच उसके अंदर दोबारा जान भर देती है। वह अपनी बची हुई आखिरी ताकत जुटाती है और किसी तरह खुद को उठाती है। दर्द और थकान के बावजूद वह कदम दर कदम आगे बढ़ती रहती है। तभी दूर उसे कुछ दिखाई देता है, एक छोटा सा लाल रंग का भवन। पहले उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह करीब पहुंचती है उसे समझ आ जाता है कि वह एक रिसर्च स्टेशन है। लोरा अपनी आखिरी ताकत लगाकर स्टेशन के अंदर पहुंचती है। वहां कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ सन्नाटा। एक पल के लिए उसे लगता है कि शायद यह भी उसकी किस्मत का कोई मजाक है, लेकिन फिर उसकी नजर वहां रखे सामान पर जाती है। वहां खाना होता है, गर्म कपड़े, बिस्तर, कंबल और हीटर भी, यानी वह सब कुछ जिसकी उन्हें इतने दिनों से जरूरत थी। लंबे समय बाद लोरा पहली बार पेट भरकर खाना खाती है, अपने शरीर को गर्म करती है और धीरे धीरे उसकी हालत संभलने लगती है। कुछ ताकत वापस आने के बाद वह पूरे स्टेशन को ध्यान से देखती है और तभी उसे दो बेहद जरूरी चीजें मिलती हैं, एक स्नो स्लेज और एक नक्शा। यही उनके बाहर निकलने की उम्मीद बन जाते हैं। वह बिना समय गंवाए जरूरी सामान इकट्ठा करती है, स्लेज तैयार करती है और तुरंत बेन को बचाने के लिए वापस निकल पड़ती है। वापसी का सफर भी आसान नहीं होता, लेकिन इस बार उसके पास उम्मीद और मकसद दोनों होते हैं। जब वह रात के समय वापस द्वीप पर पहुंचती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उनका ठिकाना पूरी तरह तबाह हो चुका होता है। एक भयानक तूफान सब कुछ बर्बाद कर चुका होता है। कुछ पलों के लिए उसका दिल जैसे रुक जाता है। वह घबराकर चारों तरफ बेन को ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिलता। उसके मन में सबसे बुरा ख्याल आता है कि शायद बेन अब जिंदा नहीं बचा। लेकिन लोरा हार नहीं मानती। वह मलबे के बीच बेन को तलाशना शुरू करती है, टूटे हुए हिस्सों को हटाती है और उसका नाम पुकारती रहती है। तभी उसे बेन दिखाई देता है। वह मलबे के नीचे दबा होता है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका होता है और उसमें कोई हरकत नहीं होती। लोरा बिना एक पल गंवाए उसे बाहर निकालती है, स्लेज पर लिटाती है और पूरी ताकत से रिसर्च स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ती है। अब हर सेकंड बेहद कीमती होता है। स्टेशन पहुंचते ही वह तुरंत बेन के गीले कपड़े उतारती है, हीटर चालू करती है और उसे गर्म कपड़ों में लपेट देती है। फिर बस इंतजार शुरू होता है। हर सेकंड उसे घंटों जैसा महसूस होता है। लेकिन धीरे धीरे बेन के शरीर में हलचल होने लगती है। उसकी सांसें वापस आने लगती हैं और आखिरकार वह अपनी आंखें खोल देता है। बेन चारों तरफ देखकर हैरान रह जाता है। गर्म जगह, खाना और सुरक्षित माहौल उसे किसी सपने जैसा लगता है। तभी लोरा उसे गले लगाकर कहती है कि अब सब सच में ठीक है। लंबे समय बाद पहली बार वे दोनों खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। अब उन्हें हर पल मौत से लड़ने की जरूरत नहीं होती। वहां गर्माहट होती है, खाना होता है और सबसे जरूरी बात, उम्मीद वापस लौट चुकी होती है। कुछ शांत दिन गुजरते हैं और फिर आखिरकार वह पल आ जाता है जिसका वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे। एक जहाज स्टेशन के पास पहुंचता है, लेकिन इस बार वह दूर नहीं जाता। वह सीधे वहीं रुकता है। एक रेस्क्यू टीम वहां आती है और आखिरकार बेन और लोरा को बचा लिया जाता है। इतने लंबे संघर्ष के बाद वे आखिरकार उस डरावने सफर से बाहर निकल आते हैं।